यंग इंडिया टॉक सीरीज ऑर्गेनाइज्ड बाय योगी यूथ ऑर्गेनाइजेशन फॉर ग्रीन इंडिया के दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे सत्र की वक्ता है मेधाताई पाटकर और मेधाताई हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो मेधाताई, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी। 1954 में जन्मी मेधाताई एक सामाजिक कार्यकर्ता है। वह स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से ताल्लुक रखती है, इसलिए समाज की सेवा करने की वृत्ति बचपन से ही उनके भीतर प्रज्वलित हो गई। वह आदिवासियों, दलितों, किसानों, मजदूरों और भारत के में अन्याय का सामना कर रही महिलाओं द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों जैसे क्षेत्र में काम कर रही है। वह नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक है। इसके अलावा वह विश्व बांध आयोग की आयुक्त थी, जिसने विश्व स्तर पर बड़े बांधों के विकास और उनके विकल्पों के पर्यावरणीय, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक पहलुओं और प्रभावों पर गहन शोध किया है। वह कई वर्षों से नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट यानी NAPM की संयोजक और अब भी NAPM की सलाहकार बनी हुई है। NAPL के बैनर तले उन्होंने भारत भर में विभिन्न जन संघर्षों में भाग लिया और उनका समर्थन भी किया। इसके अलावा सामाजिक मुद्दों में उनके योगदान के लिए उन्हें 1991 में राइट लाइवलीहुड पुरस्कार, गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार, BBC द्वारा ग्रीन रिबल पुरस्कार, मदर टेरेसा पुरस्कार जैसे कुछ पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। मेधाताई, आज आपको हमारी वक्ता के रूप में पाकर हम अत्यंत प्रसन्न हैं। It takes peaceful individual to make peaceful world। आज मेधाताई हमसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और अहिंसक समाज इस विषय पर संवाद करेगी। मेधाताई, मैं हिंदी में बात करती हूँ क्योंकि ये अपनी राष्ट्रभाषा है और योगी नाम का एक युवाओं का समूह जब संगठन की ओर जा रहा है और आंदोलन की बात सोच रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ। खुश इसलिए भी हूँ कि वो केवल बातों पर निर्भर नहीं है, वो क्रिया कर्म में उतरे हैं। और इस प्रकार के युवा साथी जब एक ठोस कार्य हाथ में लेते हैं और वो भी गांधी मार्ग पर चलते हुए, तो हम जैसे बूढ़ों को, बुजुर्गों को बहुत ही खुशी होती है। आपने नर्मदा आंदोलन के बारे में जानना चाहा है। आंदोलन ने अभी अभी 36 साल पूरे किए हैं। इन 36 सालों में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सोचना भी बहुत ही एक अलग सा अनुभव होता है और वो बार बार करते रहते हैं हम लोग। हम मतलब मैं और मेरे साथ 36 सालों से या पिछले 10 सालों से, कोई 20 सालों से संघर्ष और निर्माण में लगे हुए तमाम साथी, और उसमें से अधिकांश युवा है, ये कहने में भी मैं खुश हूँ। और ये भी कि नर्मदा आंदोलन की जब शुरुआत हुई तब ये गांधी जी के मार्ग पर चलेगा या बाबा साहब के मार्ग पर चलेगा या मार्क्स को अपनाएगा, ये आइडियोलॉजिकल एक डॉगमेटिक सोच लेकर नहीं चले थे हम लोग। लेकिन पहले से ही मेरे जीवन में तो गांधी और बाबा साहब दोनों की सोच का एक समन्वय होता रहा है। माता और पिता के मेरे इसी प्रकार के सामाजिक कार्य में मजदूरों के साथ, किसानों के साथ जुड़े रहने के कारण आज ये याद आती है बात कि नर्मदा आंदोलन की शुरुआत गुजरात के आदिवासी पट्टी से जब हुई, तब आदिवासी पट्टी के समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद उनका जो शोषण होता था वही बना मुख्य आधार। क्योंकि गुजरात के आदिवासी कहीं उत्तर पूर्व पट्टी से, पंचमहाल, बनासकाठा, साबरकाठा से, डांग से आते थे शहरों में और फिर रोजगार नहीं मिलता था। पेड़ के नीचे रात रात बच्चों के साथ चूल्हे जलाकर बीतते हुए भी, और फिर वापस जाने के लिए मजबूर होते थे 5 या 10 दिन चलकर भी। तो इस प्रकार की एक हिंसक वृत्ति जो अर्थव्यवस्था की विशेषता के कारण आती है, उस पर सवाल करना सोचा। और दूसरा अनुभव हुआ गुजरात के ही साबरकाठा जिले के हाथमती इंद्रासी नदी पर जो बांध बना था, उसके कारण डूब में आए दलित और आदिवासी परिवारों का, और उन परिवारों को वहां की ही ठंड की सीजन में खुलने वाली जमीन पर हक के लिए लड़ाई लड़ी थी
एक भानुभाई अध्वर्यु नाम के भरूच के शिक्षक ने। तो ये सब बातें मैं भी उन संगठन के साथ जुड़कर कार्य करती रही, और गुजरात में कुछ साल कार्य करने के बाद अचानक खबर आई नर्मदा की, और वो आई कुछ वहां के ही वरिष्ठ अधिकारियों से जो बहुत ही संवेदनशील थे, और वो सरकार को सवाल करते थे कि आप विश्व बैंक का पैसा मांग रहे हैं, फंड मांग रहे हैं, लेकिन क्या आपने इस पूरी योजना का प्लान बनाया है? क्या इसमें विस्थापितों की बात सोची है? और जब ये पता चला कि इतना बड़ा विस्थापन है कि हजारों परिवार 3 राज्यों के डूब में आएंगे, तब मैंने तय किया, और एक वकील साहिबा आई थी नागपुर से ही, वसुधा धागमवार जी, और उनके साथ फिर 3 दिन चलने का मौका मिला पहाड़ पट्टी में। तो ये जो होता है, वो नदी किनारे के, नदी घाटी के लोगों को न पूछते हुए किसी बड़े बांध का ही नहीं, विकास योजना का निर्माण, ये अजनतांत्रिक है, असंवैधानिक है, समझकर जब देखे कि क्या कहां तक आई थी स्थिति, तो 10 साल ट्रिब्यूनल बैठा था। ट्रिब्यूनल यानी लवाद, लवाद यानी राज्य राज्य के बीच जो विवाद खड़ा होता है, क्योंकि नदी तो राज्य को देखकर नहीं बहती है, वो तो राज्य की सीमाओं के पार जाती है, जैसे नर्मदा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात की नदी है। लेकिन उस ट्रिब्यूनल ने विवाद छुड़वाने के नाम पर 10 साल काम किया, जिसमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने इस सरदार सरोवर, जो नाम तो बाद में दिया गया, लेकिन इसका पूर्णतः विरोध किया। इसलिए क्योंकि डूब तो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में आने वाली थी, और गुजरात मांग रहा था पानी ही पानी, कच्छ और सौराष्ट्र जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्र के नाम पर। जब इसका पूरा अभ्यास करने के लिए मुझे मौका मिला, गुजरात में ही बैठकर, किसी के माले पर बैठकर मैं पढ़ाई करती थी, क्योंकि वो भी डरते थे कि गुजरात में नर्मदा का नाम से कोई सवाल न उठे। लेकिन जब पांव पांव चलते गए हम लोग, सबसे ज्यादा एक दिन में 45 किलोमीटर चलना हुआ था, ये मुझे याद है। लेकिन जब गांव गांव के फलिए फलिए के समितियां बनकर एक संगठनात्मक संरचना बनी, मुझे मालूम है आपका युवा समूह तो सामूहिक रूप से काम करता है, तो एक बस्ती या एक गांव भी एक सामूहिक इकाई होती है, जो जनतंत्र की होती है तो विकास नियोजन की भी होती है। लेकिन यहां से शुरुआत न करते, जब ऊपर से थोपा जाता है विकास किसी भी परियोजना के द्वारा, तो नहीं लाभ हानि का हिसाब होता है, नहीं विस्थापितों के पुनर्वास की योजना बनती है। और यही स्थिति थी। पूरा योजना को आगे बढ़ाने के लिए विश्व बैंक का बड़ा फंड, करीबन 450 दशलक्ष डॉलर्स का लेते हुए भी उन्होंने विश्व बैंक के भी नियमों का पालन नहीं किया था। तो ये विकास के नियोजन में जो हिंसा होती है, जो प्रकृति के साथ और मानवीय समाज के साथ होती है, जो पीढ़ियों से पलते आए लोगों के साथ होती है, उस पर सवाल उठाना हमको जरूरी लगा। और इसीलिए आदिवासी पहली बार कई लोग तहसील में पहुंचे, तहसील से जिले में और दिल्ली तक पहुंचे, और वहां जब बातचीत हुई, संवाद से ही शुरुआत हुई, तब भी हम लोगों को देखने मिला कि इस पूरे महाराष्ट्र के 33 पहाड़ी पट्टी के गांव में न कोई शाला चल रही है, और झंडा वंदन के समय शिक्षक आकर बिल्कुल ही झूठे रिकॉर्ड्स बनाते हैं। तो शिक्षा का भी सवाल उठाना ही पड़ा, क्योंकि लोगों को भी लगा कि अगर हमको उजाड़ी देंगे तो हमारे बच्चे, क्या हम भी कैसे पेश आएंगे बाहरी समाज के साथ, कैसे हमारा एक क्षमता का निर्माण होगा समाज के भी अलग अलग प्रवृत्तियों से डील करने के लिए। तो ये सब बातें उठते उठते फिर लैंड राइट्स की अहम भूमिका निभानी पड़ी, जन, जंगल और जल जमीन पर अधिकार की। और यहाँ तो वनगांव ही थे 24-33 में से, जो कि ब्रिटिशों के समय से वनगांव रहे, और आजादी के इतने सालों के बाद, ये समय था 85-86 का, और इतने सालों के बाद भी उनको अधिकार नहीं मिला था। तो हमने ये सवाल उठाया और बहुत सारी लड़ाई चली, 7-12 कुणिन से, अमरा से ऐसे नारे लगे ही नहीं केवल। तो उस संकल्प के साथ हम सरकार तक पहुंचे। हम पहुंचे कोर्ट में भी, जब सरकार संवाद तो करती थी उस समय की सरकार, आज के नहीं भी करती है कभी किसी मध्य प्रदेश जैसे राज्य में, लेकिन महाराष्ट्र में तो चळवळियों का, यानी
आंदोलनों का कुछ तो सम्मान और स्थान होता रहा है। तो संवाद के बावजूद जब सवाल नहीं छूटता है तो कोर्ट में जाना पड़ता है। तो ये विस्थापितों की गिनती भी नहीं थी, सही सर्वे भी नहीं था। जंगल 13,385 हेक्टर तीनों राज्यों का जब डूब में आने ही वाला था। और ये सब उस पूरे प्रोजेक्ट्स के अप्रेजल रिपोर्ट्स जो विश्व बैंक ने बनाए थे या सरकार ने बनाए थे, उसके अभ्यास से मालूम पड़ा। तो हमने फिर सवाल किया सरकार को, जिसमें सभी राज्यों के अधिकारी और केंद्र के अधिकारी आए। इसमें अहम भूमिका निभाई थी टीएन सेशन जैसे पर्यावरण मंत्रालय के उस समय के सचिव महोदय ने, जिनको अभी अभी गुजरने के पहले मैं मिलके आई तो बहुत खुश थे कि आओ। उस समय भी कहते थे कि आप ही मेरे कान और आंखें हैं। तो सवाल उठा राजीव गांधी जी के सामने, सशर्त मंजूरी तो दे ही दी गई इस प्रोजेक्ट को। और उसमें अहम भूमिका थी विश्व बैंक की, क्योंकि विश्व बैंक ने अपने अप्रोजल रिपोर्ट में जबकि ये कहा था कि अगर लाभ कुछ परसेंटेज से बढ़ा और अगर नुकसान कुछ प्रतिशत से कम हुआ, नुकसान कुछ प्रतिशत से बढ़ा और लाभ अगर कुछ प्रतिशत से कम हुआ, और अगर कीमत परियोजना की कुछ प्रतिशत से अधिक हुई, तो इसका लाभ हानि का अपूर्णांक जो आका जाता है वो निगेटिव में जाएगा, वो 0 से भी नीचे जाएगा। तो ये धक्कादायक बात थी। और फिर भी विश्व बैंक इसको पैसा देने के लिए तैयार रही थी। तो सशर्त मंजूरी के बाद विश्व बैंक का फंडिंग चालू हुआ, लेकिन लोगों ने मंजूरी नहीं दी। और जो सवाल उठाया वो हर मंत्रालय के सामने उठाया। धुलिया जिला था उस समय का महाराष्ट्र का, जिसमें ये गांव आते थे, उसके कलेक्टर से लेकर मंत्रालय तक और राष्ट्रीय स्तर तक। साथियों, इसमें लोगों का ही योगदान सबसे अधिक था, क्योंकि जनशक्ति के बिना इतने गहरे सवाल उठाना कभी भी संभव नहीं होता है। और इसीलिए केवल अभ्यास, केवल कागजी कार्य, इससे कभी भी निर्णय नहीं आता है। और इसलिए बहुत सारे आंदोलन चले। 80 किलोमीटर चलकर हमारी बहनें भी, आदिवासी युवतियां भी, युवा भी बांध स्थल पर पहुंचे और मुंबई में बैठे, दिल्ली में बैठे। और उपवास इसीलिए करना पड़ा कि इस सबके बावजूद जो बांध आगे बढ़ रहा था, तो अब ऐसा समय आता है जब कि आपको सत्याग्रह पर उतरना पड़ता है। और गांधी जी ने सत्याग्रह के अनेक रूप अपने पीछे छोड़कर ही इस दुनिया से चले जाना चाहा। और वो उनका पूरा हिंसा के खिलाफ का जो विचार, सोच और मार्ग था, वो कायरता के भी खिलाफ था। क्योंकि शासनकर्ता भी जब कायर होते हैं तब हिंसा का आधार लेते हैं। तो नर्मदा आंदोलन के साथ भी हिंसक हमले कई बार हुए, नहीं हुए ऐसा नहीं, लेकिन हिंसा का आधार उन्होंने अलग अलग प्रकार से लिया। तो हमने भी अहिंसा का आधार अलग अलग प्रकार से लिया। और उसमें हमारा सत्याग्रह, धरना हो या उपवास हो या कहीं जमीन हक का सत्याग्रह, जहां हमको जमीन देनी थी पुनर्वास में लेकिन नहीं दे रहे थे, तो फिर हमको जमीन पर बैठना पड़ा सोमावल नाम के अक्कलकुआ तहसील के एक वसाहट में। और हम लोगों को इससे ही एक प्रेरणा मिली कि हम लोग अपना हक लिए बिना नहीं छोड़ेंगे। ये आदिवासियों ने ठाना। तो फिर मध्य प्रदेश में जाना हुआ। वहां तो बड़े बड़े गांव 1000 और 3000 परिवारों के भी डूब क्षेत्र में थे। उनको समेटते हुए, संगठित करते हुए निश्चित ही पार्टी का राजकारण यानी राजनीति, दलीय राजनीति की घुसपैठ बहुत अहम रही। और उसकी सोच विचार के साथ हमको धीरे 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 आगे बढ़ना पड़ा। हर गांव में दोनों कांग्रेस और भाजपा के लोग थे और वो एकत्रित आकर चलेंगे क्या, ये सवाल था। लेकिन वहां गांधीवादियों का एक छोटा सा समूह था जिसने बहुत सोचा था। नर्मदा घाटी नवनिर्माण समिति बनाई थी। मैं उन्हीं के साथ, कुछ एक दो युवा कार्यकर्ता साथ में आते थे। तो राजघाट जो वहां नर्मदा किनारे भी रहा 1948 से, गांधी, महादेव भाई देसाई और कस्तूरबा तीनों की रक्षा रखकर स्थापित किया गया था। वहीं बैठकर हमारी पहली बैठकें होती रही
एक मंदिर में, कभी पेड़ के नीचे, और बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग लोग कभी कभी बीच में सो भी जाते थे, पर आखिर में मुझे गायत्री मंदिर में सोना पड़ता था और सुबह 4 बजे घंटी बजी कि उठकर जाना पड़ता था, क्योंकि कोई भी आसानी से अपने घर में रात को बुलाने के लिए तैयार नहीं थे। उस समय था युवापन का, तो ये सब निभाना भी संभव हो गया। और फिर बढ़ते बढ़ते संगठन बढ़ा, तो हम लोगों ने 100 वाहनों की यात्रा बाणस्थल तक ली गई। वहां हम लोगों पर अश्रु गैस छोड़ा गया गुजरात सरकार से, और 7,000 लोगों को गिरफ्तार करके एक मैदान में जेल बनाकर रखा गया। मुझे याद है कि जब हमने खाना और पानी मांगना शुरू किया, तब उन्होंने मेरे साथ 7 लोगों को गिरफ्तार करके जीप में घुमाना शुरू किया उस राजपीपला नाम के एक छोटे से शहर में। तो ये सब ऐसी हकीकतें होती ही रही। पर उससे आगे जाकर जब हम पर खास हमला हुआ, वो था एक बंदूक से हमारे रहमल वसावे नाम के युवा आदिवासी के मौत के बाद का। वो हत्या थी, क्योंकि लोग विरोध कर रहे थे इसीलिए कि अगर आप पुनर्वास की योजना भी न बनाते, विस्थापन करते हैं, तो आप गांवों की हत्या करते हैं, तो फिर हम लोग सर्वेक्षण को कैसे मंजूरी दे? जो 1894 का ब्रिटिश कालीन भू अर्जन कानून के तहत होता था सर्वेक्षण, उसके तहत होता था भू संपादन यानी भू अर्जन, और एक बार वो हो गया कि थोड़ा सा मुआवजा लेकर अब भाग जाओ, यही बात होती थी। हमने इसको पूर्ण रूप से नकार दिया। आखिर में 3 राज्यों में गुजरात के भी ऐसे लोग जो 1961 से उजड़े थे 6 गांव के, और जब मैं वहां के रेस्ट हाउस में 20 रुपया देकर एक रूम में रहती थी, और महाराष्ट्र के आदिवासी वहां पहुंचते थे बांध के किनारे चल चल कर, और वहां हम लोग हमारा सर्वेक्षण करते थे, एक एक घर का, एक एक घर की साग की लकड़ी का। तो हर आंदोलन में अभ्यास महत्वपूर्ण होता है, पर शासकीय अभ्यासों पर निर्भर न रहते हुए अपना सर्वेक्षण, अपना अभ्यास, और उससे अपनी व्यापक विचारधारा ही नहीं, अपनी रणनीति भी बनाने का मौका मिलता है, जरूरी होता है। तो जब गुजरात के आदिवासियों ने ये देखा, तो वो भी आ गए और कहे हमारी भी जमीनें चली गई, हमारा चरागाह चला गया, हमारा मछली पर अधिकार चला गया। तो एक एक करते हुए जब तीनों राज्य इतना बड़ा संगठन बना, तो महिलाओं को, युवाओं को लेना तो जरूरी ही था। तो हम गांव गांव में महिलाओं की अलग बैठकें, युवाओं का सहभाग, ये करते करते आगे बढ़े। और मैं आप युवाओं को कहना चाहती हूँ कि इस आंदोलन में युवाओं ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। नाम तो हमारे जैसे बुजुर्गों का होता है, लेकिन जब युवा साथी गांव, अभी अभी किसान संयुक्त सैलाब खड़ा करने का काम युवाओं ने ही किया था इसी साल में, इसी महीने में। तो ये निश्चित है, ये पिछले महीने में, ये निश्चित है कि ये सभी लोगों के समुदाय से, और खास करके आदिवासी जो पहाड़ी के होते हैं और अन्य किसान, मजदूर, मछुआरे, पशुपालक, ये सब जो मैदान के होते हैं, ये पहाड़ी और मैदानी समुदायों का समन्वय ये बहुत जरूरी था, और उसमें बहुत ही कष्ट लेने पड़े। एक तो पहाड़ी में चलने के कष्ट की अलग बात है, लेकिन दोनों का मनमुटाव मिटाना, या किसान जबकि अपने ही निमाड़ के मैदानी क्षेत्र के मजदूरों को भिल्डा कहते हैं, तो भील और भिलाला, राठवा और नायका समाज के आदिवासी जो उत्कृष्ट वक्ता बन गए, जो बहुत ही सोचने लगे, एक व्यापक विचारधारा रख, तो उनके बारे में सम्मान रखना मन में, ये बात निमाड़ में मैदानी क्षेत्र में भी हम हासिल कर पाए। और महिलाएं जो नहीं निकलती थी कभी घर से, घूंघट रखती ही थी, बहुत ही चेहरे पर नहीं तो भी माथे पर, लेकिन उसका दरवाजे में खड़े रहकर हमारी घर में किसी किसी आंगन में, किसी चौक में चली रही बैठकों का सुनना हमको तो मंजूर नहीं हो सकता था। और क्योंकि मेरे साथ अन्य महिला कार्यकर्ता भी जुड़ गई, तो एक एक महिला कार्यकर्ता के साथ महिलाओं का संगठन करना ये संभव हो गया। तो ये पूरी प्रक्रिया जबकि चलती गई, और फिर हम लोगों ने सरकार को बिठाया, 6-6 घंटे तक चर्चा की, और उन्होंने मान लिया कि योजना भी तैयार नहीं है पुनर्वास की, तो क्या पर्यावरण की दृष्टि से भी सारे कानून और नियमों का पालन हो रहा था?
नहीं हो रहा था, उसके लिए भी फिर हमको लड़ना पड़ा। तो इतने सारे ढेर सारे अध्ययन करवाए सरकार ने, कितनी सारी संस्थाएं साथ में ली, हर अध्ययन की रिपोर्ट पर हम लोगों को फिर टिप्पणी करनी पड़ी। इसलिए दिन रात मेहनत करे बिना ये काम हो ही नहीं सकता है, ये बात सभी ने समझ ली और हर एक ने अपनी अपनी अलग भूमिका निभाई। कई बुद्धिजीवियों से जैसे सुलभाताई ब्रह्मे जी थी, ऐसे अर्थशास्त्रियों से विजय परांजपे, ऐसे पर्यावरणवादियों से हम लोग जुड़ गए और एक बुद्धिजीवी और श्रमजीवियों का समन्वय भी नर्मदा बचाओ आंदोलन में जुड़ा, जिसमें आखिर 1990 में बाबा आमटे जी भी आए, क्योंकि उन्होंने उनके क्षेत्र में जो इचमपल्ली भोपालपट्टनम बांध आज के गढ़चिरौली के क्षेत्र में बन रहा था, उसके सामने भी आदिवासियों को मानव श्रृंखला सही अर्थ से खड़ी करके एक विवाद खड़ा किया था। और उनका भी मानना था, जैसे सभी गांधीवादियों का कहना था, कि बड़े बांध न केवल एक हिंसा का प्रतीक है, लेकिन एक धोखा भी होता है, जो हानि भुगतते हैं उनके साथ और जो लाभार्थी माने जाते हैं उनके साथ भी। और इसलिए कई सारे उस समय के गुजरात और राष्ट्रीय गांधीवादी हमारे नर्मदा किनारे पहुंचे, उन्होंने ही पूरी स्थिति देखकर हमको पहली लकड़ी की एक बोट की, ताकि हम इस किनारे से उस किनारे जा पाए। लेकिन ये ऐसे योगदान देने वाले सहयोगियों के अलावा विरोधक भी निर्माण हो गए, क्योंकि बाबूभाई जसभाई पटेल जैसे जो गांधीवादी थे, लेकिन वो नर्मदा के मंत्री बन गए गुजरात में, तो उन्होंने तो हमारा विरोध ही शुरू किया। ये बहुत ही धक्कादायक बात थी। इसलिए गांधीवादियों में भी गांधी को मानने वाले होते हैं, लेकिन गांधी के विचार पर और मार्ग पर चलने वाले, खास करके विकास की अवधारणा को लेकर कितने होते हैं, ये सवाल हमारे मन में पैदा हुआ। लेकिन हम चलते रहे और हमारा तो आग्रह था अहिंसक सत्याग्रह का। पहला धरना जो गुजरात में हमने दिया, तो भर बारिश में, रेनिंग इन कैट्स एंड डॉग्स कहते हैं ना, उस प्रकार से धुआंधार बारिश में खड़े रहकर हुआ। जब आते आते मुझे बस में, मुझे याद है पहला गीत हिंदी का, नर्मदा घाटी का रचना उसकी करनी पड़ी और फिर वहां जाकर वो गाना गाया, नर्मदा की घाटी में अब लड़ाई जारी है। आज भी लड़ाई जारी है। इतने सालों में क्या हुआ, क्या किया आपने, आप पूछेंगे युवा साथी, और फिर आपको थकान नहीं आई, आप निराश नहीं हो गए? क्यों हुए भाई? जबकि हमने बहुत कुछ हासिल किया। और जब ये धक्का बैठता था, जैसा मैंने कहा कि वो रहमल की हत्या के बाद हम लोगों को बड़ी रैली लेकर धुलिया में जाना पड़ा, तो हम पर ही लाठीचार्ज हुआ, 200 लोग जख्मी हुए। वहां के भूतपूर्व नगराध्यक्ष राभ चौधरी जैसे, या किसान नेता रवि देवांग जैसे, ये भी जख्मी हुए, उनके सर पर लाठियां पड़ी। और आदिवासियों के तो पोट्री का मांस बंदूक के पीछे के भाग से निकाला गया। हम लोग जब गुस्सा हो गए, आक्रोशित हो गए, हमी को जेल में रखा गया। तो ये सब अनुभव रहे और कोर्ट के न्यायपालिका में जाने के भी अनुभव रहे, जिसमें हर बार न्यायालय करके कभी शरद पवार जी को बांध पर आना पड़ा, मृणालताई गोरे को आना पड़ा, 300 लोगों के अधिकारी और राजनेताओं के बीच चर्चा हुई और फिर बांध कुछ साल तक रुका, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता रहा। तो हम लोगों को विश्व बैंक के मिशंस जब गांव में आते रहे, वो मणिबेली नाम के गांव जो बांध के पास का महाराष्ट्र का पहला गांव है और जहां का मतदार आज भारत का पहला मतदार है, तो ऐसे गांव में मिशन आया विश्व बैंक का। वो तो बस अंग्रेजी में बात करते थे, पर उन्हें पता नहीं था कि हमारी बैठक चल रही थी मणिबेली के वामी पाड़ा में। तो वहां से हम दौड़ के आए, नाला पार करते करते, जिस पाड़े पर फलिए पे एक हिस्से में गांव के, वो सब टीम आई थी। और जब उनसे हमने सच्चाई बताई तो वो भी चकित हो गए। तो एक के बाद एक विश्व बैंक में भी हमको ऐसे अधिकारियों के समूह मिले जो संवेदनशील अधिक थे सरकार के से भी, और संवेदना भी थी, लेकिन सभी ऐसे नहीं थे। और बैंक का सोच, बैंक का विचार तो निश्चित ही इस प्रकार के हिंसक विकास के ही पक्ष में था। और इसीलिए ये बहुत जरूरी रहा कि उनको हम लोग सवाल खड़ा करें। वो सवाल खड़ा करने के लिए हमको वॉशिंगटन तक पहुंचना पड़ा। वहां के संगठनों ने निश्चित रूप से ये तय किया, जरा दरवाजा बंद कर रहा, ये तय किया कि वो
इस मुद्दे को उठाएंगे विश्व बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने। और इसीलिए हम लोगों को भी G8 करके जो राष्ट्र के समूह के पदाधिकारी थे उस विश्व बैंक में, उस एक एक राष्ट्र के राजनेताओं को ही नहीं, उन डायरेक्टर्स को मिलना पड़ा। उसमें भी हमको एक पॉल न्यूमैन, मेरे ख्याल से, मुझे अभी हार्ड डिस्क भी मेरी इफेक्ट हो रही है, लेकिन उनकी याद आती है कि वो नीदरलैंड्स के थे। नीदरलैंड्स एक ऐसा देश कि जहां पानी के नियोजन पर और विकास के उदाहरण पर बहुत अलग रूप से सोचा जाता रहा है। और यूरोप में अमेरिका से ये सोच जरा अधिक है प्राकृतिक संसाधनों के बचाव की। हमारा भी नारा था, नर्मदा बचाओ मानव बचाओ। तो हमको इन पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर अधिकांश समय में परियोजना को लेकर दुर्लक्ष्य किया जाता है और बस कोई आंकड़ा की या जानकारी लगाई जाती है और रिपोर्ट्स आते हैं, लेकिन जो जंगल डूबता है उसके बदले न जंगल खड़ा होता है, नहीं जो नदी बर्बाद होती रहती है उस पर कोई विचार होता है, समुन्दर को मिलने वाली नर्मदा जब रोकी जाती है तो आज क्या हकीकत है जो हमने पहले ही इशारा दिया था उस आधार पर देख सकते हैं। समुन्दर अंदर आया 80 किलोमीटर तक, वो भरूच से आया और नर्मदा जिले तक, जो बांध के पास तक अब बन गया है, वहां तक पहुंचा। तो ऐसे कई सारे मुद्दे उठाते उठाते हम आगे बढ़े। बांध रुकता रुकता गया, सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल तक बांध रोका और उसके बाद भी वो जब शुरू हुआ तो शर्तों के साथ 2000 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ, तब भी पुनर्वास का पूरा कार्य नहीं हुआ था। पर सरकार तो बताने लगी थी कि पूरा हो रहा है, हो गया है, हो जाएगा, पर हम लोगों का इस पर विश्वास नहीं था और इसीलिए संघर्ष करते करते कई सारी बार उपवास करने पड़े। आखिर मध्य प्रदेश में 26 दिन के उपवास के बाद हम लोगों को फिर से बांध रोकना संभव हुआ था। तो ये एक एक हकीकत यही बताती है कि जब एक बाजू विकास के नाम पर हिंसा होती है, आजीविका के संसाधन खत्म होते हैं, जब एक बार, तो ये निश्चित होता है कि इस प्रकार की जब बातें चलती है कि हम लोग किस बात के आधार पर जल नियोजन चाहते हैं या ऊर्जा विकास चाहते हैं, तब हम लोग देखते हैं कि जल नियोजन में इतने बड़े बड़े बांध बनाना इस देश में जब से शुरू हुआ तब से आज तक करीबन 5-6 हजार बड़े बांध बनकर भी जल का लाभ हर गांव को, हर गली को नहीं मिला है। और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि ये केंद्रीकरणवादी व्यवस्था है। गांधी जी ने विकेंद्रीकरण पर जो जोर दिया था वो अहम था, लेकिन वो विकेंद्रीकरण के लिए फिर नियोजन की इकाई बदलनी चाहिए। माइक्रो वाटरशेड पहली इकाई बननी चाहिए, वहां से लेकर मैक्रो वाटरशेड जैसी एक नदी घाटी हो सकती है वहां तक जाना चाहिए। नदी घाटी में फिर हर संसाधन आता है, जल, जंगल, जमीनी नहीं, खनिज भी। तो उस पूरे संसाधनों का उपयोग क्या करना ही नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन छोटी इकाई में जो संसाधन है, जिसमें मनुष्य संसाधन भी शामिल है, इन मानवीय और प्राकृतिक संसाधनों का आधार लेकर अगर आप विकास का नियोजन करते हैं तो वो सही गांधीवाद, गांधी मार्ग होता है। और उस नियोजन में प्राथमिकता फिर सही जरूरतमंदों को जाती है। गांव में आपको पता होता है कि कौन भूखा है, कौन प्यासा है, उसके बारे में गांव के जिन लोगों के मन में संवेदना होती है वही आगे बढ़ सकते हैं इस प्रकार के विकेंद्रित गांव स्तरीय नियोजन के पक्ष में। क्योंकि हम अगर माने कि अडानी, अंबानी या टाटा बिरला उनके पूंजी से विकास करेंगे, हम अगर मानेंगे कि बड़े बड़े कॉरपोरेट्स का इन्वेस्टमेंट जो देशी नहीं विदेशी भी होते हैं और देशी विदेशियों का गठजोड़ होता है, हाथ मिलाव होता है, ये आज वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के तहत हर क्षेत्र में हो रहा है। वो शिक्षा हो कि स्वास्थ्य हो, वो जल नियोजन हो कि ऊर्जा नियोजन हो। तो सरकार के या शासनकर्ताओं के ही नहीं, समाज के भी सोच में जो वो वैश्विक दायरा आता है और उनको लगता है कि मेरा बेटा भी विदेश में जाकर पढ़ के आए, भले उसको अंबेडकर मालूम नहीं हो, उसको ओबामा मालूम हो, भले उसको टॉल्स्टॉय मालूम नहीं हो, ट्रंप का
आधार हो। लेकिन ये ट्रम्प कार्ड नहीं चलते हैं, वो अपने माता पिताओं को भी फिर सेवा नहीं देते हैं और वो भी पूंजी और बाजार की तरफ बढ़ते हैं। और इस बाजार ने ही तो इस प्रकार की तकनीक की चुनौती हमारे सामने रखी है। जल नियोजन हो, ऊर्जा नियोजन हो, गृह निर्माण हो, कौन सी तकनीक अहिंसक, अविनाशकारी, निरंतर तकनीक साबित होगी? आप युवाओं के सामने यही सवाल है। तो आपके हाथ की हर चीज, ये मोबाइल कोई भारतीय ही केवल नहीं है कुछ भारतीय इसमें, लेकिन नहीं है। लेकिन ये आपके पूरे इर्द गिर्द में फैले हुए वस्तुओं को लेकर सोचना जरूरी है। हम क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे, यहां से लेकर हमारे गांव या हमारे शहर में भी जहां भी विषमता भरपूर है, गरीब बस्तियों में मुंबई के 60% लोग रहते हैं। ये आर्थिक वित्तीय राजधानी होकर भी भारत देश की, तो आत्मनिर्भरता भारत के स्तर पर सोचते हुए वह सही विदेशी पूंजी के ही आधार पर अधिकांश कार्य और योजना बनाना, वो चाहे ऑक्सीजन लाना हो, चाहे मास्क लाना हो, चाहे और कुछ इक्विपमेंट्स, ये हमें मंजूर नहीं हो सकता है। अगर हमको प्रकृति बचानी है, अगर हमको समता और न्याय के सिद्धांतों पर चलना है, अगर हम लोगों को समता के साथ साथ समन्वय साधना है, और इसीलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन का पूरा अनुभव आज भी आगे ले जाने की जरूरत है। क्योंकि आज भी हम पूरी नर्मदा नहीं बचा पा रहे। 30 बड़े, 135 मझौले बांध और 3000 छोटे बांधों का ये नर्मदा का की योजना का विस्तार था। जो मैंने कहा कि 10 साल ट्रिब्यूनल बैठा, एक भी विस्थापित के घर नहीं गया, 3 मंदिरों को विजिट करके आए ट्रिब्यूनल के न्यायाधीश और अन्य सदस्य। लेकिन उसके बाद हमारे आंदोलन से जो जो बातें उठी, उसके तहत कई सारे अन्य बांधों पर भी हमारे साथी भी लग गए एक एक जगह पर। और महेश्वर हो, इंदिरा सागर हो, बरगी बांध से शुरुआत करके जो अमरकंटक के पास बना बांध, जहां पुनर्वास का नाम नहीं लिया गया था, वहां से शुरुआत हुई। हजारों को डूबी हुई जमीन जब ठंडी के समय में खुलती है बारिश के बाद, उस पर 10 साल का अधिकार लीज पर दिया गया। कहीं जंगल में, जंगल जमीन पर अधिकार देने के लिए हमको जूझना पड़ा। उस बीच में कुछ कानून निश्चित रूप से पिछली केंद्र की सरकार से जब जब संघर्षशील समुदाय या संगठनों का संवाद होता था, तब बनते गए। उसी में वन अधिकार कानून आया, उसी में पैसा कानून आया, 1996 का कानून अभी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में घोषणा कि वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी की सरकार से दूर जा रही है। तो क्या केवल वोट बैंक का सोचकर ही हर राजनीतिक दल और सरकार निर्णय ले लेगी? युवाओं ने निर्दलीय राजनीति की भी सोचनी चाहिए। राजनीति मतलब राज भी हो और नीति भी हो, और उसके आधार पर अगर हम लोगों को एक एक क्षेत्र के बारे में सोचना है, तो अहिंसक, अविनाशकारी, निरंतर और समतावादी मार्ग कौन सा होगा, इस पर निर्णय लेना पड़ेगा। आज देश में औद्योगिकरण के नाम पर भी जो हो रहा है, आप सोच सकते हैं कि उस पूरे ही औद्योगिकरण के द्वारा रोजगार एक बाजू खत्म होता है, एक बाजू निर्माण होता है, लेकिन रोजगार में भी जो अंधाधुंध उद्योग भी करते हैं, उसके कारण आधा मार्ग तय करने के बाद गुजर जाते हैं लोग, रोजगार से अलग हो जाते हैं और फिर अपने ही कार्य में व्यस्त होकर उनको स्वयं रोजगार ढूंढना पड़ता है। पर क्या पकोड़े बेचकर युवा रोजगार पा सकते हैं पर्याप्त? क्या कमाई कर सकते हैं? नहीं। तो एक प्रकार से ऐसे बड़े कंपनियों का खात्मा स्वयं रोजगार को बढ़ावा दे सकता है, अगर हम लोग सहकारी संस्था, सहकारी समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे छोटे छोटे महिलाओं के समूह वगैरह बनाने में सफल हुए तो। लेकिन ये कार्य भी युवाओं को अगुवाही लेकर करने की जरूरत है, महिलाओं को करने की जरूरत है। ये अनुभव हमारा सेंचुरी मिल्स के श्रमिकों के संघर्ष के साथ हुआ है। गांधी की वही सोच कहीं ना कहीं परिवर्तित हो ही रही है, हुई है, लेकिन वो कानूनों में परिवर्तित नहीं हो रही। आप आर्टिकल्स देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान की धारा 41, 43 आप देखिए, उसमें सोच है कॉटेज इंडस्ट्रीज की, जिससे कि काम का, रोजगार का अधिकार बना रहेगा। तो
इसके आधार पर रोजगार मूलक अर्थव्यवस्था क्यों नहीं खड़े करते? पर्यावरण की सोच है, आर्टिकल्स अनुच्छेद 48 से 51 तक की, क्यों नहीं उसका अमल करते हैं? क्योंकि जो अनुच्छेद 39 में सोच है कि आर्थिक विकास देश का ऐसा ही होना चाहिए जिसमें मुट्ठी भर पूंजीपति, जो अब्जाधीश है, अब करोड़पति पीछे पड़ गए, अब्जाधीश है और करोड़पति भी है, उनके ही हाथ में सभी देश की संपदा न जाए, ऐसा विकास होना चाहिए। लेकिन उस अनुच्छेद का और कई सारे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं शिक्षा और स्वास्थ्य को ही प्राथमिकता देने के, लेकिन इसका रूपांतर कानून में, इसका प्रतिबिंब कानून में गिरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और इसीलिए आज गांधी जी की सोच अहम है, सही विकास की अवधारणा के लिए, सही अर्थव्यवस्था के लिए और सही राजनीति के लिए भी, क्योंकि राजनीति अर्थनीति से से जुड़ाव रखती है, ये भी युवाओं को समझना जरूरी है। अगर वो भी चुनाव में झंडा हाथ में लेकर किसी का भी बहुत मेहनत करते हैं तो भी सोच का मुद्दा है, और राजनेता भागीदारी करते हैं पूंजीपतियों के साथ, इसीलिए राजनीति और अर्थनीति का जुड़ा होकर उस पूरे अर्थ के नाम पर निरर्थक विकास होता रहता है। और विदेशी पूंजी के आधार पर गांव की आत्मनिर्भरता, किसी नदी घाटी की आत्मनिर्भरता और किसी देश की, राष्ट्र की आत्मनिर्भरता भी खत्म होती जाती है। तो मैं साथियों इतना ही कहूंगी कि जिस प्रकार से आज लड़ रहे हैं, नहीं केवल दिल्ली के सीमाओं पर लेकिन भारत भर, जिन्होंने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है, वो सभी किसान और मजदूर भी जो निजीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं, इन सभी को साथ में लेकर ही युवाओं को चलना चाहिए, जन आंदोलन का हिस्सा होना चाहिए। सत्याग्रही अहिंसक पद्धति से विविध कार्यक्रमों का ऐलान है कि आप ही नियोजन करें, और आपके हाथ में ये सोशल मीडिया है जो कि ए सोशली इस्तेमाल किया जाता है पूंजीपतियों से, बाजारवादियों से, गांधी विरोधकों से। लेकिन गांधी के विरोधक अंबेडकरवादी या भगत सिंह के नुमाइंदे या भक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह, मार्क्स, सभी की सोच शोषण विरोध की थी। भगत सिंह का एक वक्तव्य न्यायमूर्ति सिंघवी जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उद्धृत किया है कि उसने कहा कि हिंसा से कभी भी शोषण मुक्त समाज निर्माण नहीं हो सकता है। न बाबा साहब ने, महात्मा फुले ने, न शाहू महाराज ने कभी सेना निर्माण की, कभी हमला किया, करवाया, कभी ये नहीं कहा कि जात और पात के आधार पर आप चलो और विकास करो अपने अपने जाति समाज का या अपने अपने धर्म समाज का। बिरसा मुंडा का प्रकृति धर्म अपनाओ, यही उनका सबका संदेश था। और मानव धर्म का संदेश तो सभी धर्म गुरुओं ने दिया, मोहम्मद पैगंबर से लेकर स्वामी विवेकानंद ने भी। और ये जरूरी है कि इन सबका जो धर्म था वो एक प्रकार से मानव धर्म था, जिसमें समता और न्याय ही आधार होगा, चाहे उद्योग हो, चाहे खेती हो, चाहे विकास की कोई भी योजना हो। आज वो नहीं हो रहा है। एक बाजू शहरी गरीब, एक बाजू ग्रामीण कष्टकरी, इनको कम से कम मुनाफा, कम से कम कमाई देते हैं, और दूसरी बाजू लाखों का अपना हर महीने का तनख्वाह हम पाए, करियर बनाए, इसके प्रति युवाओं को धकेला जाता है। इसीलिए हमारा तो आग्रह है, ऐलान है कि युवा आंदोलन का हिस्सा बने, एक न एक आंदोलन में कम से कम 1 साल दे दे और फिर अनुभव ले ले। पढ़ाई भी हो, लड़ाई भी हो, पर लड़ाई बंदूक और तलवार से नहीं होगी। अहिंसा ही सत्याग्रह का मार्ग है, और अहिंसा के बिना सत्याग्रह नहीं हो सकता है। ये गांधी की सोच। और ग्राम स्वराज्य की सोच भी अभी अभी जो मैंने जल नियोजन, ऊर्जा नियोजन, गृह निर्माण का नियोजन, खेती का नियोजन, जो जैविक ही होनी चाहिए, नहीं तो हम जहर ही खाते पीते रहेंगे, ये सभी दिशा में आगे बढ़ना है। तो आपको भी जरूरी है कि आप इस प्रकार के कहीं ना कहीं नियोजन में जुड़ जाए। संघर्ष और निर्माण दोनों एक ही स्तर पर की बात है, ये हम मानते हैं। हमारे निर्माण का कार्य जीवनशालाओं के रूप में 1991-92 से शुरू हुआ। आज तक 6000 आदिवासी पहली पीढ़ी पढ़ने वाली बाहर हो गई। कई सारे
वापस आए, वो ड्रॉप आउट्स नहीं है, वो ड्रॉप इन्स है। वो फिर आए खेती पर, फिर शिक्षक बने, फिर कार्यकर्ता बने, फिर बने हमारे मछुआरा की कोऑपरेटिव सोसाइटियों के अध्यक्ष, सचिव। और वो भी खुद कहीं ना कहीं आपकी नौकरी करते हुए, कहीं पुलिस में भी भर्ती हुए, कहीं जंगल खाते में गए, लेकिन वो अपनी अ, आगे समाज को ले जाने की जीवनशालाओं में योगदान देते रहे। पुनर्वसित आदिवासी भी जीवनशालाओं में कई क्विंटल अनाज पहुंचाते रहे। किसी किसी वसाहट में जीवनशाला के साथ साथ पेड़ पौधे खड़े कर दिए कि हम फिर सतपुड़ा से मैदान में आए हुए पुनर्वसित आदिवासी हमारा जंगल खड़ा करेंगे। तो बहुत सारी बातें जीवनशाला से उभरी। पंचायती राज में भी उन्होंने स्थान पाया और उसमें कुछ अच्छा कार्य करके दिखाया। पर भ्रष्टाचार का आरोप अगर किसी पर आया तो हम नहीं रखते उसे हमारे आंदोलन के या नवनिर्माण के अभियान के साथ जुड़कर। पर इस प्रकार का शिक्षा का कार्य भी एक वैकल्पिक विकास की अवधारणा को आगे बढ़ा सकता है। आप जैसे कुछ युवा मैंने देखे हैं कई अलग अलग राज्यों में, जहाँ वो छोटी छोटी शाला चलाते हैं और बहुत ही संतुष्ट होते हैं उस कार्य पर। तो आप एक स्थानीय स्तर पर कार्य करें या राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाए, कुछ एक बना बनाया प्लान नहीं होता है, शुरुआत करनी होती है छोटे से प्रयास से और फिर आगे बढ़ते जाते हैं। हम भी ये संवाद आगे बढ़ाएंगे जरूर। मैंने थोड़ा ज्यादा समय लिया हो तो युवाओं को संभव नहीं होता है इतना समय बैठना, और ऑनलाइन में क्या होता है, वीडियो ऑफ करो और भटकते रहो। पर ऐसा न हो, और इस संवाद के साथ हम लोग एक दूसरे को मिले कभी ऑफलाइन और आगे बढ़े कभी एक न एक कार्य में, यही अपेक्षा व्यक्त करते हुए मैं आपकी रजा लेती हूँ। धन्यवाद मेधाताई। आपकी प्रेरणा से हम ये काम ऐसे ही करते रहेंगे। सभी श्रोताओं को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। और 2 से 11 अक्टूबर के बीच चलने वाली इस यंग इंडिया टॉक सीरीज के कल के सत्र में हम मिलेंगे शाम 5 बजे। धन्यवाद। Done.